हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, आपका डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर एजुकेशन 4 की क्लास बाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर चल रही है। यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर एजुकेशन 4। एजुकेशन 4 जो पेपर का नेम है वो है, देखिए, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। तो प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास जिसे कहते हैं एजुकेशन 4। तो एजुकेशन 4 में देखिए हमारी ये सेकंड क्लास होने वाली है। जो फर्स्ट क्लास हुई थी वो हमने फर्स्ट अध्याय से ली थी, ठीक। तो इसमें जो क्वेश्चन चल रहे हैं वो आपके अति लघु टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं, जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। बहुविकल्प 15 आते हैं आपके इस सब्जेक्ट में और 15 क्वेश्चन आते हैं अति लघु। कुल मिला के 30 नंबर की तैयारी बाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे कराई जा रही है। जो आपके ये ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चन हैं, इसकी लगभग मैंने पूरी किताब का यानी एजुकेशन 4 का कंप्लीट वीडियो सबसे पहला यही वाला डाला था। तो वो आप 15 मार्क्स वहाँ से आप क्लियर कर लीजिए। और इन 15 मार्क्स की तैयारी के लिए आप बाईपी एजुकेशन ट्रिक पर चैनल पर बने रहिए। आपको लगातार शाम 7 बजे आपको क्लास इसकी मिला करेगी, ठीक। इसके बाद हमारे चैनल पे एक हिस्ट्री की भी क्लास चल रही है। हिस्ट्री की क्लास रात यानी शाम 8 बजे चलती है। तो ये दोनों क्लासें आप देख लिया करो, 7 बजे और 8 बजे। यहाँ पे मैं आपकी रोजाना रिवीजन कराता हूँ। यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि डीएलएड में देखिए बारीक से बारीक चीज़ें पूछी जाती हैं, जिसका सटीक आंसर आपको पता है तभी आप लिख पाओगे, अन्यथा नहीं लिख पाओगे। तो देखिए गहराई से आपको यहाँ पे पढ़ना है। चलो बिना किसी देरी के अब हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। और हाँ, एक बात आपको और बता दें, अभी तक आपने बाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। कई बार क्या होता है ना कि यूट्यूब कभी जो नोटिफिकेशन है वो नहीं भी भेजता है, तो आपके लिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है, वहाँ से आप जुड़ जाइए, ठीक। तो वहाँ पे आपको वीडियो जो लेक्चर है वो मिलते रहेंगे। चलो इसमें देखो फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, कह रहा है कि कलकत्ता मदरसा की स्थापना जो है वो अक्टूबर 1781 में वारेन हास्टिंग्स के समय हुई। ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप स्टार लगा के रखिए। ये क्वेश्चन स्टार लगा के रखिए, पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। कलकत्ता मदरसा की स्थापना अक्टूबर 1781 और जो ये आपके हैं वारेन हास्टिंग्स, इनके समय में हुई है। ये आपको ध्यान रखना। अब देखो अगली जो हमारी हेडिंग है ये है शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 1901, ठीक है। शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 में क्या हुआ है, क्या है ये, इसके बारे में थोड़ा सा समझो। देखो शिमला शिक्षा सम्मेलन का जो आयोजन है वो 1901 में, इसी में 1901 की बात हो रही है, तो 1901 में किसने, लॉर्ड कर्जन ने किया। शिमला शिक्षा सम्मेलन का आयोजन 1901 में लॉर्ड कर्जन ने किया। इसके जो अध्यक्ष रहे वो स्वयं लॉर्ड कर्जन थे। यह सम्मेलन कितने दिन, 15 दिन तक चला था। 15 दिन चलने के बाद इसमें शिक्षा से संबंधित लगभग 150 प्रस्तावों को पारित किया गया। तो शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 भी आपको याद करना है। इसमें कोई भी मैंने ऐसा पॉइंट नहीं डाला है जो आपके एग्जाम व्यू के हिसाब से अच्छा ना हो। सारे क्वेश्चन एग्जाम के हिसाब से ही मैंने ये पीडीएफ बनाई है। चलो अगला पॉइंट समझो। देखो ईस्ट इंडिया कंपनी के आज्ञा पत्र का प्रत्येक 20 वर्ष के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट का पुनरावर्तन किया जाता है। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पुनरावर्तन कब किया जाता है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछेगा आपसे, तो आप बोलोगे कि प्रत्येक 20 वर्ष के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट का पुनरावर्तन किया जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई। तो कमेंट करके आपको बताना है कि ईस्ट इंडिया जो भारत में कब आई है, इसका आंसर क्लियर आपको बताना है। इसका आंसर हम आपको नहीं बताने वाले। चलो अगला पॉइंट समझो। अगला पॉइंट है कि भाई मैकाले भारत में एक ऐसे वर्ग को उत्पन्न करना चाहता था। मैकाले भारत में एक ऐसे वर्ग को उत्पन्न करना चाहता था जो जन्म से तो भारतीय हों परंतु रहन सहन तथा विचारों से अंग्रेज हों।
मैकाले जो है वो भारत में एक ऐसे वर्ग को उत्पन्न करना चाहता था जो जन्म से तो भारतीय हों, जन्म से तो क्या हों, भारतीय हों, परंतु रहन सहन और विचारों से क्या हों, वो अंग्रेज हों। अगला क्वेश्चन देखो हमारा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बनारस संस्कृत विद्यालय की स्थापना का उद्देश्य क्या था। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, इस क्वेश्चन पे भी आप स्टार लगाओ। सारे क्वेश्चन चुनिंदा क्वेश्चन लेके आया हूँ, पूरा का पूरा पेपर आपका यहीं से फंसने वाला है। देखो, बनारस संस्कृत विद्यालय की जो स्थापना का उद्देश्य था, मनुस्मृति पर आधारित हिंदू कानूनों की शिक्षा प्रदान कर अंग्रेजी न्यायाधीशों के लिए हिंदू सलाहकार तैयार करना। एक तो ये उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था? मनुस्मृति पर आधारित हिंदू कानूनों की शिक्षा प्रदान कर अंग्रेजी न्यायाधीशों के लिए हिंदू सलाहकार तैयार करना। एक तो ये उद्देश्य था। दूसरा ये था भाई, हाँ यही उद्देश्य आपको ध्यान रखना है, ठीक है, यही आपको ध्यान रखना है कि बनारस संस्कृत विद्यालय की स्थापना का उद्देश्य क्या था। ये क्वेश्चन पूछेगा तो आपको यही इसका आंसर देना है। अगला पॉइंट समझो, अगला पॉइंट क्या है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। जो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की है वो है भैया लॉर्ड वेलेस्ली ने की है 1800 में, लॉर्ड वेलेस्ली 1800 में। इस क्वेश्चन पे भाई स्टार लगाओ, बेहतरीन क्वेश्चन है आपके लिए। आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपके रिवाइज करा दूंगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कलकत्ता मदरसा की स्थापना का क्या उद्देश्य है। कलकत्ता मदरसा की स्थापना का उद्देश्य, तो भाई क्या उद्देश्य था कलकत्ता मदरसा की स्थापना का, उसको समझो। देखो, छात्रों को क्या करना था, छात्रों को इस्लाम धर्म तथा मुस्लिम कानूनी शिक्षा प्रदान करके मुस्लिम सलाहकार तैयार करना था। कलकत्ता मदरसा स्थापना का उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य ये था कि जो छात्र हैं, छात्रों को इस्लाम धर्म तथा मुस्लिम कानूनी शिक्षा प्रदान करके, यानी मुस्लिम कानूनी शिक्षा बच्चों को देकर, छात्रों को देकर मुस्लिम सलाहकार तैयार करना था जो अंग्रेज न्यायाधीशों की सहायता कर सके। जो क्या कर सके? अंग्रेज न्यायाधीशों की सहायता कर सके। तो ये हो गया आपका। अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला हमारा जो पॉइंट है वो है पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1818 में की गई। इस क्वेश्चन पे भी आप स्टार लगाओ भाई, बेहतरीन क्वेश्चन है। पूना संस्कृत कॉलेज की जो स्थापना है वो 1818 में की गई है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, ये तो आपको भाई याद करना पड़ेगा, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है कि वुड के घोषणा पत्र के दोष। तो वुड के घोषणा पत्र के क्या दोष है? तो पहला दोष देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे, प्राच्य साहित्य की उपेक्षा। क्या है? प्राच्य साहित्य की उपेक्षा है। और दूसरा जो दोष लिखा है वो है स्वतंत्र शिक्षा व्यवस्था की समाप्ति। ये मैंने दो दोष इसलिए डाले हैं क्योंकि आपसे सटीक यानी फैक्ट पूछता है, ज़्यादा कुछ लंबा चौड़ा लिखने के लिए डीएलएड में आपके लिए नहीं होता। तो प्राच्य साहित्य की उपेक्षा और स्वतंत्र शिक्षा की समाप्ति, ठीक है। तो अभी तक आपने दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं करा तो आप वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर करिए। चलो अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है वुड की सिफारिशें, ठीक है। क्या है? वुड की सिफारिशें। तो वुड की क्या क्या सिफारिशें थी उनके बारे में आप समझो। देखो, वुड की जो पहली सिफारिश थी, देखो सिफारिशें तो बहुत थी, लेकिन मैंने जो मेन आपके लिए लेके आया हूँ बिल्कुल फैक्चुअल, जो आपको याद भी हो जाए, जो आपको याद भी हो जाए पेपर में, क्योंकि लिखना है और सरल भी भाषा में हो, सरल हो। तो वुड की जो सिफारिश है वो है देसी विद्यालय का सुधार किया जाए। पहला पॉइंट, पहली सिफारिश क्या है? देसी विद्यालय का सुधार किया जाए। दूसरी जो सिफारिश है वो है प्रत्येक जिले में विद्यालय की स्थापना हो। तो भाई प्रत्येक जिले में विद्यालय की स्थापना हो, यह वुड की सिफारिश है। तीसरा है सरकार प्राथमिक शिक्षा पर अधिक धन व्यय करे। किस पर? सरकार जो है वो प्राथमिक शिक्षा पर अधिक धन व्यय करे। अगला जो हमारा पॉइंट है, सिफारिश है वो है मेधावी और निर्धन छात्रों के लिए क्या है? छात्रवृत्तियों का प्रावधान, जिससे छात्रों को निम्न स्तर से उच्च स्तर तक शिक्षा प्राप्त करने में क्या हो? सुविधा हो। यानी जो गरीब हैं, जो मेधावी हैं, या फिर जो कह सकते हो गरीब हैं, निर्धन हैं, ऐसे छात्रों को छात्रवृत्ति का भाई प्रावधान किया जाए, जिससे जो निम्न स्तर के छात्र हैं वो उच्च स्तर तक की शिक्षा जो है वो प्राप्त कर सके या प्राप्त करने में सुविधा हो। तो ये जो थी वो वुड की सिफारिशें थी। पेपर में बहुत पूछा जाता है बेटा, आप इस पे स्टार लगाइए। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है कि भाई ब्रिटिश पार्लियामेंट में
पार्लियामेंट में 1880 में लॉर्ड रिपन को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगाइए। हर क्वेश्चन अपने आप में स्टार लगाने वाला है। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1880 में लॉर्ड रिपन को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया, ये आपको याद करना है। अगला देखो, अगला जो हमारा हेडिंग है वो है भाई वुड के आदेश पत्र में शिक्षा का माध्यम। वुड के आदेश पत्र में शिक्षा का माध्यम तो क्या था, देखो देसी विदेशी दोनों, जिसे कहते हो आप प्राच्य और पाश्चात्य, यानी दोनों माध्यमों से करना स्वीकार किया गया। यानी देसी विदेशी दोनों माध्यमों से शिक्षा ग्रहण करना स्वीकार किया गया, परंतु उच्च शिक्षा के लिए माध्यम के रूप में जो था वो अंग्रेजी को अनिवार्य कर दिया गया। यानी प्राथमिक में क्या था, देसी और विदेशी दोनों माध्यमों से, ठीक है, शिक्षा स्वीकार किया गया, परंतु जब उच्च शिक्षा की बात आई तो इसमें क्या था, अंग्रेजी को अनिवार्य कर दिया गया, जिससे कि उच्च शिक्षा में अंग्रेजी को क्या मिला, स्थायित्व मिल गया। तो ये था वुड के आदेश पत्र में शिक्षा का माध्यम। अगला क्वेश्चन समझो। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला हेडिंग है, देखिए वुड के घोषणा पत्र के क्या कारण हैं, कारण बताओ। पेपर में सीधे सीधे आपसे ये पूछेगा कि भाई वुड के घोषणा पत्र के कारण बताओ, तो क्या कारण बताओगे। कारण ये है, देखो पहला कारण ये है कि नई शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने और उनकी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, नई शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने तथा उनकी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए। नेक्स्ट सेकंड नंबर पे, देश में अंग्रेजी शिक्षा की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ते जाने के कारण, यानी देश में अंग्रेजी शिक्षा की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ते जाने के कारण। ये आपको दो कारण मैं बता रहा हूँ वुड के घोषणा पत्र के कारण। अब देखो अगला जो पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अगला पॉइंट जो है वो है मैकाले की शिक्षा नीति का दूरगामी प्रभाव। यानी मैकाले की शिक्षा नीति पर का दूरगामी प्रभाव क्या पड़ा या क्या रहा। तो पहला पॉइंट समझो, देखो मैकाले के विचारों से प्रभावित होकर ऐसी सरकारी नीति निर्धारित हुई जिससे प्राच्य और पाश्चात्य जो विवाद था वो समाप्त कर दिया या समाप्त कर आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा की नींव डाली। मैकाले के विचारों से प्रभावित होकर एक ऐसी सरकारी नीति निर्धारित हुई जिससे प्राच्य पाश्चात्य विवाद जो था उसको समाप्त कर आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा की नींव डाली। दूसरा पॉइंट समझिए, पाश्चात्य वैज्ञानिक ज्ञान भारतीयों के लिए क्या हो गया, सुलभ हो गया। नेक्स्ट है, मैकाले के विवरण पत्र ने भारत के लिए प्राच्य पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के द्वार खोला, ज्ञान विज्ञान का द्वार खोला। तो ये था मैकाले की शिक्षा नीति का दूरगामी प्रभाव। ये खूब पेपर में जम के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। देखो अगला क्वेश्चन है, हंटर आयोग के अध्यक्ष का पूरा नाम। ये पेपर में भाई साहब जबरदस्त क्वेश्चन है, पूछा जाता है। हंटर आयोग के अध्यक्ष का पूरा नाम क्या है, सर विलियम हंटर। क्या है, हंटर आयोग के अध्यक्ष का नाम क्या है, सर विलियम हंटर। बेटा स्टार लगाओ, चूक मत जाना। सेकेंड सेमेस्टर है, सेकेंड सेमेस्टर में बैक नहीं लगनी चाहिए। सेकेंड सेमेस्टर में जिस बच्चे की बैक लगेगी तो समझो उसका जो डीएलएड है वो 2 की जगह 3 साल में होगा। सबसे कठिन जो है वो सेकेंड सेमेस्टर माना जाता है। सेकेंड सेमेस्टर में अगर आपकी बैक नहीं लगी तो समझो कभी भी आपकी बैक लगने वाली नहीं है, बिल्कुल फ्रेश डीएलएड आप पास हो गए। तो थोड़ी सी मेहनत आप करिए। वुड के घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का महाअधिकार पत्र कहा जाता है। तो ये जो वाला क्वेश्चन है ये भी पेपर में खूब छपता है बेटा। वुड के घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का क्या कहा जाता है, महाअधिकार पत्र कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन आप देख रहे हो, तीसरे नंबर पे जो पॉइंट देख रहे हो आप, निस्यंदन सिद्धांत का प्रतिपादक। तो ये भी पेपर में खूब छपता है, लॉर्ड मैकाले। अब अच्छा निस्यंदन सिद्धांत है क्या, ये तो आपने याद कर लिया होगा, ठीक है। तो मैकाले क्या कहते हैं, मैकाले ने निस्यंदन सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इसका मतलब ये है जो शिक्षा है, शिक्षा उच्च वर्ग के कुछ लोगों को दो, जिससे कि जो शिक्षा है वो उच्च वर्ग से छन छन के निम्न वर्ग तक पहुंच जाएगी। उसके ये विचार थे, ये शब्द थे। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगली हेडिंग क्या है हमारी। अगली हेडिंग है वुड के घोषणा पत्र के गुण। यानी जो वुड है, वुड के घोषणा पत्र के गुण क्या हैं, यानी गुण क्या थे।
तो क्या गुण थे भाई? शिक्षा के निश्चित उद्देश्य, शिक्षा के निश्चित उद्देश्य, जन शिक्षा विभाग की स्थापना, गरीब छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करना हैं, बिंदु आदि बिंदु वुड के घोषणा पत्र के प्रमुख गुण थे। तो ये गुण आपको याद रखने पड़ेंगे। शिक्षा के निश्चित उद्देश्य, जन शिक्षा विभाग की स्थापना, गरीब छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। अगला देखो, अगली हेडिंग क्या है हमारी, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगली जो हमारी हेडिंग है वो है हंटर आयोग की कोई दो सिफारिशें। अब भैया हंटर आयोग की कोई भी तो आप दो सिफारिशें लिख सकते हो जो आपको पेपर में वहां पे याद हो। तो देखो क्या सिफारिशें हो सकती हैं, दो सिफारिशें आपको बताई गई हैं। सरकार को शिक्षा का उत्तरदायित्व, सरकार को शिक्षा का उत्तरदायित्व स्थानीय निकायों व व्यक्तिगत संस्थानों को दे देना चाहिए। एक तो ये सिफारिश थी किसकी? हंटर आयोग की। दूसरा, सहायता अनुदान के नियमों प्रांतों की आवश्यकता के अनुसार बनाया जाए। यानी जो सहायता अनुदान है, सहायता अनुदान के लिए सहायता अनुदान के नियम जो है वो प्रांतों की आवश्यकता के अनुसार बनाए जाएं। एक आपका ये था। तो दो सिफारिशें आपकी हो गई। अगला क्वेश्चन देखो, अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है उसको समझो। अगला पॉइंट देखिए, ये भी बहुत मस्त है क्वेश्चन आपका, बिल्कुल चुनिंदा क्वेश्चन है। 1813 के आज्ञा पत्र की धारा 43 में विवाद के कारण, यानी जो 1813 के आज्ञा पत्र की धारा 43 में विवाद के क्या कारण थे? तो पहला कारण देखो, पहला जो कारण था वो था 1 लाख रुपए की राशि का व्यय किस प्रकार हो। यानी जो 1 लाख रुपए की राशि निर्धारित की गई थी उस राशि का जो व्यय है वो किस प्रकार से किया जाए। अच्छा, दूसरा जो था, दूसरा पॉइंट देखो ये था कि भाई भारतीय विद्यान के अंतर्गत किन किन विद्यानों को रखा जाए। भारतीय विद्यानों के अंतर्गत किन किन विद्यानों को रखा जाए। तीसरा ये था साहित्य शब्द का क्या आशय समझा जाए, साहित्य शब्द का क्या आशय समझा जाए। तो ये 3 विवाद के मुख्य कारण थे। हालांकि बाद में मैकाले ने धारा 43 की व्याख्या में साहित्य शब्द को स्पष्ट कर दिया। उन्होंने कहा था कि भाई साहित्य के अंतर्गत अंग्रेजी साहित्य भी आएगा, ना कि केवल अरबी और फारसी साहित्य आएगा। तो उसने इस पॉइंट को क्लियर कर दिया था। अगला देखो, अगला जो हमारा हेडिंग है वो हेडिंग है भाई हंटर आयोग ने स्त्री शिक्षा संबंधी क्या सिफारिशें की। तो हंटर आयोग ने स्त्री शिक्षा संबंधी क्या सिफारिशें दी हैं वो समझो। देखो बालिकाओं के लिए यहाँ पे क्या करा, बालिकाओं के लिए जहाँ तक संभव हो अलग से बालिका विद्यालय स्थापित किए जाए। बालिकाओं के लिए जहाँ तक संभव हो अलग से बालिका विद्यालय स्थापित किए जाएं। दूसरा देखिए पॉइंट, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए और छात्रवृत्ति की भी व्यवस्था की जाए। बालिका विद्यालय को सरकार द्वारा अनुदान भी दिया जाए। तो ये थी हंटर आयोग ने स्त्री शिक्षा की संबंधी सिफारिशें समझ में आ गई। जो बालिकाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनके लिए जहां तक संभव हो बालिका विद्यालय खोलिए, आप निःशुल्क शिक्षा प्रदान कीजिए, छात्रवृत्ति की उनके लिए व्यवस्था कीजिए और जो बालिका विद्यालय है उसको सरकार द्वारा अनुदान दिया जाए। अगला हेडिंग देखो क्या है। अगला हेडिंग जो हमारा है वो कह रहा है भाई मिशनरियों का प्रमुख उद्देश्य। तो मिशनरियों का प्रमुख उद्देश्य क्या था उसको समझो। देखो भारत में क्या था, भारत में कैथोलिक धर्म का प्रचार करना, ये था मिशनरियों का मुख्य उद्देश्य। भारत में कैथोलिक धर्म का प्रचार प्रसार करना। दूसरा, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार या अनुरूप अपनी आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करना। तो ये था मिशनरियों का प्रमुख उद्देश्य। तो इस प्रकार से देखिए अभी तक हमने जो एजुकेशन 3 है इसके 3 पार्ट अपलोड किए हैं। पहला पार्ट पहली वाली वीडियो में तो एक हमने पेपर प्रीवियस ईयर का कराया है। पेपर के बाद दूसरी वीडियो में हमने आपको इस वाले पेपर का एजुकेशन 4 का टोटल जो ऑब्जेक्ट है वो करा दिए। इसके बाद हमारी क्लास 1 शुरू हुई थी कल से, तो क्लास 1 हो गई, आज ये क्लास 2 थी। ठीक है, तो ये सभी इतना मटेरियल, ये 4 वीडियो हैं, ये आप देख लीजिए, प्ले लिस्ट पे मैंने जाके वहाँ पे बना दिया है। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो बस वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।